देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें, सुशांत केस में एनसीबी लॉकअप में गुजरी है रिया चक्रवर्ती की रात। जेल में आज उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र जेल के मैनुअल के मुताबिक रात में कैदी को जेल नहीं ले जाया जाता। जैसे कैदी को रात के वक्त रिहा नहीं किया जाता, वैसे ही उसे जेल में भी नहीं शिफ्ट किया जाता है। इससे पहले कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं एनसीबी ने कोर्ट को रिया की रिमांड कॉपी भी सौंपी। इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि रिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह ड्रग लिया करती थी। शोविक चक्रवर्ती ने इस बात का खुलासा किया है कि वह ड्रग्स की डिलीवरी में साथ दिया करता था और हर डिलीवरी और उसकी पेमेंट की जानकारी रिया को होती थी। तो एनसीबी लॉकअप में गुजरी है रिया चक्रवर्ती की रात। जेल में आज उनको शिफ्ट किया जाएगा। बता दें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती हैं इस वक्त। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े केस में गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती सुशांत केस में लगातार केंद्र पर हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, लेकिन जांच पड़ताल के बाद अब तक क्या हुआ ये जानना जरूरी है। देखते हैं एक रिपोर्ट। सुशांत की मौत के 34 दिन बाद रिया अरेस्ट। ड्रग्स केस में 3 दिन तक लगातार पूछताछ। एनसीबी ने रिया को किया गिरफ्तार। मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेश। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 34 दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया है। रिया को मेडिकल टेस्ट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ड्रग्स केस में दूसरे आरोपियों शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी पेश किया गया। रिया से एनसीबी की पूछताछ का मंगलवार को तीसरा दिन था। 3 दिन में एक्ट्रेस से करीब 20 घंटे सवाल जवाब किए गए। सोमवार को एनसीबी ने रिया को उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी, हालांकि ड्रिंक करने और स्मोकिंग की बात कबूल की है। रिया का कहना था कि उन्होंने जो कुछ भी किया सुशांत के लिए किया। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत सिंह की बहन ने ट्वीट कर लिखा है, भगवान हमारे साथ है। वहीं रिया के वकील का कहना है कि 3 जांच एजेंसियां एक महिला के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि वो एक ड्रग्स एडिक्टेड से प्यार करती थी। सुशांत कई सालों से मानसिक रूप से परेशान था और उसने बैन दवाएं खाने की वजह से सुसाइड कर ली थी। सुशांत सुसाइड केस में अब तक की जा रही पड़ताल में एनसीबी को लगता है कि पिछले 3 दिन में जो जानकारी रिया ने दी है वो काफी है, इसलिए आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। एनसीबी के ऐसा करने पर होगा ये कि कोर्ट अपनी तरफ से जुडिशियल कस्टडी तय करेगा और माना जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया को भेजा जा सकता है। उसके बाद रिया के वकील सतीश मान सिंधे जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि ये गिरफ्तारी ड्रग पैडलिंग मामले में है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है तो वो सवाल जैसे के तैसे अब तक बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए एक बड़ी खबर का यहाँ पे रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, सीधे मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं जमानत के लिए। जी हाँ, अगर नहीं मिला जमानत तो जाना होगा जेल। तो 22 सितंबर तक रहना पड़ सकता है रिया को जेल में। रिया आज भेजी जाएंगी बायखला महिला जेल। 22 सितंबर तक रहना पड़ सकता है जेल में। बता दें कि आज उनका जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं जमानत के लिए। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से।
जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिया के वकील। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सीधे मुंबई से आ रही है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं जमानत के लिए। अगर नहीं मिली तो 22 सितंबर तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। ड्रग्स से जुड़े मामले में रिया ने 25 बड़े स्टार्स के नाम बताए। अब वो 25 सेलिब्रिटी जो है वो संदेह के घेरे में है। रिया ने और क्या खुलासा किया, देखते हैं रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम के सामने रिया चक्रवर्ती ने बड़ा खुलासा किया है। रिया ने खुलासा किया है कि ड्रग्स मामले में 25 बड़े अभिनेता जुड़े हुए हैं, जिसके बाद एनसीबी ने अपना डॉसियर तैयार कर लिया है। इस डॉसियर में करीब 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम हैं, जिनके नाम का खुलासा रिया चक्रवर्ती के पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हुआ है। एनसीबी के इस डॉसियर में कार्टेल ए, कार्टेल बी, सी के हिस्से में मेन बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम सामने आए हैं। एनसीबी के सामने इनमें से कुछ नामों का खुलासा हुआ है। शौविक और रिया चक्रवर्ती ने यह खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो एनसीबी ने ड्रग पैडलर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की है उनमें कई बॉलीवुड कनेक्शन सामने आए हैं, जिसके बाद ही एनसीबी की एसआईटी टीम ने डॉसियर को तैयार किया है। अब एनसीबी की ओर से जल्द ही इन सभी को समन भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अभी इस लिस्ट को एनसीबी के सीनियर अधिकारी को भेजा गया है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने अपने बयान में कहा है कि सुशांत सिंह की फिल्मों के सेट पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। एनसीबी के सामने रिया ने खुलासा किया है कि सुशांत के को स्टार और अन्य कुछ स्टार्स को भी समन भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को उन पार्टियों का भी नाम दिया है जहां पर ड्रग्स लिया जाता था। दरअसल एनसीबी ने लगातार रिया से उनके रोल और फिल्म इंडस्ट्री के अलग लोगों के बारे में सवाल दागे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो सुशांत की वजह से ड्रग्स का सेवन करती थी। रिया ने एनसीबी से कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उन पर ड्रग्स लेने का दबाव बनाते थे, इस वजह से वह ड्रग्स लेती थी। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात को कबूलते हुए कहा है कि वह गांजा के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी लेती थी। ड्रिंक और स्मोकिंग की बात रिया ने साफ साफ कबूल की है। रिया की गिरफ्तारी के बाद अब कई बड़े सितारों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 25 स्टार्स के नाम शामिल किए हैं और उनका डॉसियर तैयार कर लिया है। उनसे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं बात करें पंजाब नेशनल बैंक से करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी को भारत की जेल में रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नीरव के वकील ने आरोप लगाया है कि मामले में राजनीतिकरण की वजह से मुकव्विल के खिलाफ निष्पक्ष मुकदमा चलने की संभावना नहीं है और भारतीय जेलों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के चलते उसके आत्महत्या करने का भी खतरा है। अदालत में नीरव की 5 दिनों की प्रत्यर्पण सुनवाई के दूसरे दिन जज सैमुअल गुज ने भारतीय जेलों के आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया, जिनमें मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में कोविड-19 के मामले भी शामिल हैं। प्रत्यार्पित किए जाने पर उसे इसी जेल में रखा जाएगा। तो अवसाद से जूझ रहा है नीरव मोदी। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रहेंगे नीरव मोदी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ बात करेंगे। कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को फिर से रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने की एक शुरुआत की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश द्वारा इस योजना के अंतर्गत 4.5 लाख पात्र रेहड़ी पटरी वालों का पंजीकरण किया गया है। 4 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को परिचय पत्र तथा वेंडर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। बयान में कहा गया, मध्य प्रदेश में 2,45,000 योग्य लाभार्थियों के आवेदन पोर्टल पर बैंकों के समक्ष प्रस्तुत
कर दिए गए हैं। वहीं पोर्टल पर आवेदनों में से आज तक 1,40,000 रेहड़ी पटरी वालों को 140 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में से 47% आवेदन मध्य प्रदेश के हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन जो है उससे सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर और राहत भरी खबर सामने आ रही है। कोरोना महामारी के चलते 171 दिनों से बंद पड़ी ब्लू लाइन और पिंक लाइन सेवा एक बार फिर लोगों को मिलने लगेगी। वहीं दिल्ली के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि दिल्ली मेट्रो 171 दिनों के बाद ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक सेवाएं शुरू हो जाएंगी। कोरोना की वजह से 169 दिनों से बंद दिल्ली मेट्रो सोमवार से फिर से पटरी पर लौट आई है। तो ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर फिर से दौड़ेंगी मेट्रो। 171 दिन बाद शुरू हो रही है सेवा। लोगों को करना होगा नियमों का यहाँ पे पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। वहीं फेस पे फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। चलिए एक बड़ी खबर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कल भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल हो सकता है। कल भारतीय वायुसेना में शामिल होगा राफेल। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस के रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंबाला वायुसैनिक अड्डे पर किए जाएंगे शामिल। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबाला वायुसैनिक अड्डे पर यहाँ पे शामिल किए जाएंगे इस राफेल को। वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कल भारतीय वायुसेना में शामिल होगा राफेल। फ्रांस के रक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा बब्बर खालसा इंटरनेशनल के गिरफ्तार आतंकियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में गिरफ्तार आतंकियों के भूपेंद्र सिंह और कुलवंत सिंह ने खुलासा किया है कि उन्हें पंजाब में शिवसेना और कांग्रेस के 4 नेताओं की हत्या करनी थी। इनमें से वे कांग्रेस के गुरशरण मंड और शिवसेना के निशांत शर्मा की रेकी भी कर चुके हैं। इस संगठन से जुड़े आतंकी सिखों और खालिस्तान के खिलाफ बोलने वालों को टारगेट करते हैं। ये आतंकी जगतार सिंह हवारा, भिंडरावला और दिलावर सिंह आदि को संत कहते हैं। आतंकी भूपेंद्र सिंह और कुलवंत सिंह ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस नेता मंड और शिवसेना नेता निशांत के बारे में फेसबुक से भी कई जानकारियां जुटाई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों आतंकी दिल्ली से पंजाब जाकर वारदात को अंजाम देने वाले थे। वहीं स्पेशल सेल के एसीपी जसवीर सिंह और इंस्पेक्टर पंकज कुमार की टीम ने इन दोनों को शनिवार रात मुठभेड़ के बाद बुराड़ी से गिरफ्तार कर लिया था। तो सूत्रों के अनुसार मेरठ के एक व्यक्ति ने इन्हें दिल्ली में हथियार उपलब्ध कराए थे। यूपी पुलिस के एनकाउंटर के डर से दोनों हथियार लेने मेरठ नहीं जाना चाहते थे। वहीं सप्लायर ने पंजाब में हथियार उपलब्ध कराने से मना कर दिया था। बेल्जियम में बैठे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चीफ व इनके हैंडलर जगदीश भूरा और धन्ना सिंह ने दोनों को दिल्ली जाकर हथियार लेने को कहा था। उन्होंने मेरठ के हथियार सप्लायर को बेल्जियम से सीधे पैसे भेजे थे। तो बब्बर खालसा के आतंकियों का बड़ा खुलासा। कांग्रेस शिवसेना के नेताओं के कत्ल की थी साजिश। पंजाब के नेताओं की हत्या की साजिश की गई थी यहाँ पे। वहीं ईसाई मिशनरियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा कदम उठाया है। 4 बड़े ईसाई संगठनों की विदेशी फंडिंग का जो लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने अभी हाल ही में 4 मिशनरी संगठन FCRA लाइसेंस निलंबित किए हैं, जिनमें झारखंड में स्थित
एक्रोसेक्यूलिस नॉर्थ वेस्टर्न गॉस्नर एवेंजेलिकल, मणिपुर में स्थित एवेंजेलिकल चर्चेस एसोसिएशन, झारखंड में बसे नॉर्दर्न एवेंजेलिकल लूथरन चर्च और मुंबई में स्थित न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन भी शामिल हैं। बता दें कि किसी भी एनजीओ को विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस बहुत आवश्यक है। इनमें से एक जर्मनी से, एक वेल्स से, एक न्यूजीलैंड से तो एक अमेरिका से संबंध रखता है। अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय के डाटा के अनुसार न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन का एफसीआरए लाइसेंस 10 फरवरी को निलंबित किया गया था। तो ये गौर किए जाना चाहिए कि जिन 6 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस निलंबित हुए हैं उनमें 4 ईसाई संगठन शामिल हैं। इनमें झारखंड का इकोसाउलिस नॉर्थ वेस्टर्न गॉस्लर एविजिकल, मणिपुर का एवेलिजिकल चर्च एसोसिएशन, झारखंड का नॉर्दर्न एवेलिजिकल लूथरन चर्च और मुंबई का न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन शामिल है। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में जैसे जैसे जो चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे सूबे की राजनीति भी करवट ले रही है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। नीतीश सरकार जहां एक तरफ अपनी कुर्सी को बचाने के जुगाड़ में है, कोरोना से बचाव के साथ साथ बीजेपी के लिए वोट सेविंग का भी काम करेंगे। बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले क्या समीकरण बन रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव का पारा हाई हो चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को लुभाना भी शुरू कर दिया है। चुनावी मैदान में मास्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर नीतीश इस बार भी चुनावी तैयारियों के साथ मैदान में है। सियासी माहौल को नीतीश कुमार ने भांप लिया है, जिसके लिए वो अब हर दांव खेलने को तैयार है। लेकिन इस बार के चुनाव काफी अलग होने वाले हैं। जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी हम में घमासान छिड़ चुका है। दलित कार्ड से लेकर नौकरियों का लालच चुनावी माहौल में यह सब देखने को मिल रहा है। वहीं चुनाव से पहले एनडीए के 2 घटक दल जेडीयू और एलजेपी के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। सोमवार को दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में भी लोजपा नेताओं के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर लालू यादव के मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम यादव समीकरण पर है। जेडीयू की वर्चुअल रैली निश्चय संवाद को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने मुस्लिम यादव समाज को यह संदेश देने की कोशिश की कि लालू राबड़ी ने उन्हें सिर्फ ठगने का काम किया है। उनके हक में जो काम हुआ है वो एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुआ है। बिहार की राजनीति में यादव और मुस्लिम काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम यादव सूबे में करीब 16% हैं, जो साल 1990 के बाद से लालू यादव के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। राज्य के एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी अस्पताल के बाहर मरता है, और मैं हजारों उन मौतों का जिक्र नहीं करना चाहता जो इंस्टीट्यूशनल केयर के अभाव में जिनकी जिंदगियां गई हैं। मैं उन प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को भी दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं जिन्होंने खुद वीडियो रिलीज करके अपनी बातें कही। अगर इसके बावजूद, और मैं तो अभी उन बातों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, चाहे नियोजित शिक्षक हो, पुस्तकालय अध्यक्ष का मामला हो, शिक्षा प्रेरक हो, अनुदेशक हो, अगर इसके बाद भी आप अपनी उपलब्धियों के लिए वर्चुअल रैली करते हैं तो आपको लोगों ने कमेंट कर दिया है। आपके यूट्यूब पे, आपके फेसबुक पे, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे जमीनी हकीकत, जमीन का स्वर सुनिए और प्रचार और प्रसार सामग्री परोस करके आप हकीकत को बहुत दिन तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। नीतीश कुमार के दोबारा से बीजेपी के साथ जाना मुस्लिमों को रास नहीं आ रहा है। हाल ही में करीब 5 एमएलसी और 7 विधायक आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं, जिनमें कई यादव मुस्लिम समुदाय से हैं। लालू यादव इन दिनों जेल में सजा काट रहे हैं और आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। ऐसे में मौके की नजाकत को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश आरजेडी के समीकरण को तोड़कर अपने साथ लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन सीएम नीतीश का ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर का यहाँ पे रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सेना पे एलएसी में नहीं चली चीन की चालबाजी। इस वक्त की एक बड़ी खबर, रॉड भाले बंदूक के साथ आए चीनी सेनाओं को भारतीय सेना ने खदेड़ा है। यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया उनकी ये साजिश को। 50 से 60 चीनी सैनिक ने की थी घुसपैठ करने की कोशिश। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एलएसी में नहीं चली चीन की चालबाजी। रॉड भाले बंदूक के साथ आए चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने खदेड़ा। रेजांगला के पास घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, भारतीय जवानों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि 50 से 60 चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।